सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने जो वर्ब एडवांस की सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका लास्ट डे है, आज उसको हम ख़त्म कर देंगे। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आराम से समझना होगा और मैं भी खुद बहुत आराम से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लास्ट हमारा क्या रह गया और हमने क्या सीख लिया, उसी को कंक्लूड हम पूरा कर देंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ना कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैं सबसे पहला सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। तो इन 3 सेंटेंसेस को बहुत आराम से आपको समझना है। तीनों गलत है, हालांकि देखो क्या है, बहुत आराम से एक बात समझनी है। आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर, एक बात जानी है। वो बात क्या है, देखो हम लोगों को ये पता है कि हम सबसे पहले जो मेन होता है किसी सेंटेंस में वर्ब होता है। वर्ब से ठीक पहले क्या होता है, तो वर्ब से ठीक पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक। और वर्ब के ठीक बाद क्या आता है, तो आपने का ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने एक बात समझी है कि जो वर्ब होती है से ठीक पहले सब्जेक्ट और ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों को शायद ये भी पता और क्लास में आपको ये बताई भी गई है कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो भी आप यूज करते हो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, कौन कौन से? वर्ब के ठीक बाद जो शब्द आता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो यूज होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हो गए 2, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना, ये केवल और केवल एक ही वर्ड को ये दिया गया है कि भाई तू ना बन सकता ऑब्जेक्ट, और वो कौन है, नाउन। हालांकि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सीखिए ऑब्जेक्ट बनने का जो काम होता है वो केवल कौन करता है, तो आपने कहा नाउन करता है, ठीक है। अब आपने एक बात समझी कि सर यहाँ पे हमें इसका तो कोई लेना देना है नहीं, हमें लेना देना इसका कि भाई जब भी हम प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का। जब भी हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें क्या चाहिए, तो आपने का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ राम इज गुड, तो आप सभी बात ये जानते हैं कि गुड के बाद हम हमेशा एक प्रेपोजिशन फिक्स लेके चलते हैं। उस प्रेपोजिशन का नाम है एट, यानी गुड के ठीक बाद आपको हमेशा क्या चाहिए, आपने कहा एट। अब आपने कहा कि भाई जो ये एट है ये है क्या, तो आपने कहा ये तो प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम केवल कौन कर सकता है, नाउन। अब आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नजर आया टू सिंग। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप लोगों ने टू इन्फिनिटिव पढ़ा था, यानी कि 2 + V1 पढ़ा है, तो आपने कहा बिल्कुल पढ़ा है। 2 + V1 क्या नाउन बनने का काम करता, तो आपने कहा जी बिल्कुल ये नाउन बनने का काम करता है। और उसके बाद आपने एक और बात पढ़ी थी कि V1 के साथ जब हम ING बना देते हैं तो ये जिरंड बनता है, और ये जिरंड भी नाउन बनने का काम करता है। दोनों के दोनों क्या फंक्शन करते हैं, एज ए नाउन। अब आपने कहा कि सर अगर हमें प्रेपोजिशन इनके पहले लिखी मिलती है और प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव केस या तो होगा नाउन, क्योंकि दोनों नाउन है, तो वो होगा नाउन। और नाउन 2 + V1 भी हो सकता है, V1 + ING भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नाउन केस में है। अब आप मुझे बताओ कि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम इसको अगर लेता हूं, मान लीजिए नाउन के रूप में मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई भी ले सकते हैं, दोनों नाउन है। अगर मैं प्रेपोजिशन के बाद इसकी बात करता हूं तो ये टू खुद एक प्रेपोजिशन है, ये टू खुद एक प्रेपोजिशन है। अगर ये टू खुद एक प्रेपोजिशन है तो आप कहेंगे भाई प्रेपोजिशन के बाद फिर से प्रेपोजिशन आ गई, तो इसी बात को हटाने के लिए हम इसका यूज नहीं करते। इसलिए हम प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें नाउन चाहिए तो वो नाउन किस फॉर्म में यूज करते हैं, V1 + ING, और इसी का नाम हमने क्या दे दिया, इसी का नाम दे दिया जिरंड।
तो आपने क्या देखा, अगर हमें प्रेपोजिशन के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट काम करवाना है तो वो क्या काम करवाएंगे, जिरंड यानी कि V1 प्लस ING। क्या यूज नहीं करेंगे, तो आपने कहा 2 प्लस V1 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा सर इस बात को हटाइए और इस बात को हटा के आप यूज करेंगे यहाँ सिंगिंग, क्योंकि हमें V1 प्लस ING चाहिए। आगे आपने क्या देखा, सीता इज अफ्रेड। अफ्रेड के बाद हमेशा एक प्रेपोजिशन आती है, कौन सी, ऑफ। प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, V1 प्लस ING, इसलिए आपने 2 प्लस V1 दोनों को दोनों हटाकर और आपने यहाँ पे लिखने की कोशिश की गोइंग। बात आप समझ पाए, सीता इज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। राधा इज वीक, वीक के जस्ट बाद आप हमेशा लिखने की कोशिश करते हो इन। इन अपने आप में प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ठीक बाद क्या चाहिए, तो आपने कहा V1 प्लस ING, तो आपने इसको हटाया और यहाँ पे लिखने की कोशिश की स्पीकिंग। तो इन 3 सेंटेंस से हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें क्या चाहिए, आपने कहा प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें V1 प्लस ING यानी जिरंड फॉर्म चाहिए। 2 प्लस V1 इसलिए हटा दिया क्योंकि ये बोलना ऑकवर्ड लगता है, 2 प्रेपोजिशन के बाद फिर से प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है, तो आप ये बात उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखो कुछ एक सेंटेंस और मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आई यूज टू प्ले देयर। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, मॉडल जो होते हैं मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मॉडल्स में यूज टू, नीड और डेयर की आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये नॉन फाइनाइट और इनफिनिटिव जो होती हैं इनमें ये जो वर्ब्स होती हैं इनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से आपको समझना, मैं एक एक बात को समझूंगा। आपको ना एक एक बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, हर एक बात की। देखो कैसे, सबसे पहले आपने देखा ये क्या है, तो आपने कहा बहुत आराम से ये तो सर सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने कहा अगर ये मॉडल है, मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो आपने कहा ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, तो इस बात को आप समझिए थोड़ा सा। क्या, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें क्या मिलती है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमें क्या मिलती है, मेन वर्ब, और उसके ठीक बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ये आपने कहा ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगी, मेन वर्ब। तो ये अपने आप में एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जो ये यूज्ड टू है ना, ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर क्या बताते हैं, तो आपने कहा ये बताते हैं हैबिट। यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि पास्ट डिसकंटिन्यूस हैबिट, यानी कोई भी काम हम जो पहले किया करते थे आज नहीं करते हैं। जो हम काम या आदत थी हमारी पहले कोई काम करने की, वो आज नहीं है, आज वो डिसकंटिन्यूस है। जैसे आप कह सकते हैं यूज टू प्ले देयर, इसका मतलब मैं वहाँ खेला करता था अब नहीं खेलता। अगर मैंने यूज टू यूज़ कर दिया इसका मतलब वो काम पहले होता था अब नहीं होता है, अब वो डिसकंटिन्यूस है, अब वो नहीं है। ठीक है, तो ये उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखो मुझे ना इसका नेगेटिव बनाना। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो देखो क्या है, आई को मैंने एज इट इज रखा आई। ठीक, यूज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम किसका यूज करते हैं, नोट का। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद प्ले, उसके बाद लिख दिया मैंने देर। ठीक है, अब आपने कहा सर मैं इसका एक और नेगेटिव रूप बना सकता हूँ। वो नेगेटिव रूप क्या होगा, वो होगा आई इज यूज्ड से हमने निकाल लिया डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म, नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी यूज, उसके बाद टू, उसके बाद प्ले, उसके बाद दे। ठीक है, बहुत आराम से देखो, आई सब्जेक्ट, यूज्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, प्ले मेन वर्ब। अब ध्यान से समझना है भाई, क्योंकि एडवांस क्लास है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, के साथ क्या लगा दिया, नोट। अब मुझे ये बताओ जो ये यूज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, या ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब अगर हमें दी गई ना तो उसके बाद मेन वर्ब ही आनी है, और मेन वर्ब में क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो आपने कहा सर ये तो ना फाइनाइट वर्ब है, 100% फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपने कहा फाइनाइट वर्ब है। ठीक है,
अब आप तो ये बात जान ही गए हैं, ये बात आपको पहली क्लास में बताई थी कि फाइनाइट वर्ब के ठीक बाद हमें क्या चाहिए, तो अपने का नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो इस फाइनाइट वर्ब के बाद ये जो टू प्ले है ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट, और ये यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, मुझे इससे सिखाना जो है ना आप लोगों को, वो क्या सिखाना, तो ये बात आप जानिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम यूज्ड टू प्ले देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? तो खुद आप सोचिए 1 मिनट के लिए, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप देखेंगे ये सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? देखो, जैसे मैं इसी के सामने एक बात लिखता हूँ, मैंने लिखा आई एम गुड एट प्ले देयर। बहुत आराम से समझना एक एक बात। आई एम यूज्ड की जगह गुड, टू की जगह एट, और प्ले देयर सेम है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स होती है, अभी मैंने आपको सिखाया था। और ये मैंने आपको सिखाया था कि सर जब भी हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, भाई बेस से समझो। देखो, आई सब्जेक्ट एज इट इज़ है, बिल्कुल। एम इसकी वर्ब एज इट इज़ है, बिल्कुल। अब आपने देखा गुड क्या, तो आपने कहा गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो किसकी क्वालिटी बता रहा है, आई की। गुड अपने आप में क्या एडजेक्टिव है। अब आपने कहा कि सर अगर गुड एडजेक्टिव है तो एज इज इट जो यूज्ड है ना वो भी एडजेक्टिव है। अगर गुड एडजेक्टिव है तो यूज्ड भी एडजेक्टिव है। अगर गुड के बाद हमने एट लगा दिया तो यूज्ड के बाद आपने टू लगा दिया, तो आपने कहा ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या, तो आपने कहा ये प्रेपोजिशन है, कोई फर्क नहीं है दोनों सेंटेंस में। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई एज इट इज, एम एज इट इज, गुड और यूज्ड आपने कहा दोनों एडजेक्टिव हैं, ये भी अपने आप में यहाँ पे क्या बन गया, आपने कहा ये एडजेक्टिव हो गया। अब आपने कहा सर ये कैसे हो गया? आपको सिखाया नहीं था कि किसी वर्ब की तीसरी अवस्था, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। भी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही तो है, तो ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। हमें पता किसी कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स होती है, तो इसके बाद प्रेपोजिशन क्या फिक्स होगी, टू। भाई जिस प्रकार गुड के बाद एट आता है उसी प्रकार यूज्ड के बाद टू आता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया? मैंने आपको अभी बताया कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें केवल क्या चाहिए, V1 प्लस ING चाहिए। ठीक है ना, V1 प्लस ING। अब आप मुझे बताओ इस एट के बाद प्ले ठीक है या प्लेइंग? तो आपने कहा सर प्ले ठीक नहीं है, प्लेइंग कीजिए। अब आप मुझे सोच के ये बताइए, अगर ये प्रेपोजिशन है इसकी तरह तो यहाँ पे प्ले ठीक है या प्लेइंग? तो आपने कहा सर यहाँ पर ना प्लेइंग ठीक है। बहुत काम की बात है भाई, ये जो मैंने आपको बात बताई है बहुत काम की बात है, इससे रिलेट करके बता दिया, हर बात हर चीज़ का एक्सरे कर दिया। आपने कहा आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, यूज एडजेक्टिव हुआ, टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या, आपने कहा जीरंड। अगर ये जीरंड है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद देयर तो एडवर्ब है ही। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझा पाए। मैं आपको ये क्या बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप यूज्ड टू के ठीक पहले बी की कोई भी फॉर्म देखते हैं, अगर आप यूज्ड टू से ठीक पहले बी की कोई भी फॉर्म देखते हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वोज या फिर वर एटसेट्रा, तो उसके बाद अगर आप यूज्ड टू की बात करते हैं तो उसके बाद आप हमेशा V1 प्लस ING का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने कहा सर ये जरूरी है यूज टू के बाद और कोई शब्द हो सकता, तो आपने कहा दुनिया भर के शब्द हो सकते हैं। ऐसे दुनिया भर के शब्द हो सकते हैं, जैसे गुड के बाद एट के प्रेपोजिशन के बाद V1 प्लस ING, यूज के बाद टू प्रेपोजिशन के बाद ING, तो आपने कहा कैसे भी शब्द हो सकते हैं, तो आपने कहा बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आइए उसी बात को हम जानते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। देखो ये यूज यहाँ एडजेक्टिव है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आइए इसी बात को मैं आराम से सिखाता हूँ। जैसे भाई थर्ड फॉर्म के साथ हमें प्रेपोजिशन लगानी है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू,
एडिक्टेड टू, एवर्स टू, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं विद अ व्यू टू, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू। तो आप मुझे बात बताओ ये है क्या भाई, ये तो सारे की सारी प्रेपोजिशन है। अगर ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें चाहिए V1 प्लस ING। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मी, या फिर आप कह सकते हो ही, या फिर आई एम प्रोन टू मेक मिस्टेक। पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन आपको समझाना वही लिखेंगे, ठीक है। ही इज accustomed to speak frankly, ठीक है, करो ठीक। तो आपने कहा कि भाई ये तो आसान सी बात और आप समझ भी गए होंगे, उम्मीद है मैं समझा भी पा रहा हूँ। आपने देखा भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू अपने आप में प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ING चाहिए, ING हो गया मीटिंग। मेक प्रोन टू, टू अपने आप में प्रेपोजिशन के बाद हमें ING फॉर्म चाहिए तो क्या हो गया मेकिंग। अकस्टम्ड टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमें ING फॉर्म चाहिए तो क्या हो गया स्पीकिंग। तो आपने कहा कि सर अगर हमें प्रेपोजिशन लिखी हुई मिलती है तो प्रेपोजिशन के बाद आपको जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है, ING फॉर्म होती है V1 के साथ। अब आपने कहा सर इनमें एक और शब्द भी तो लिख सकते हैं, वो शब्द कौन सा हो गया, जरा बोलेंगे यूज्ड टू। तो यूज टू के बाद भी आप हमेशा क्या यूज करते हैं V1 प्लस ING। अगर आप इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समझ पा रहे हैं ना इतनी, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात मैं समझा पा रहा हूँ सभी बच्चे। एक बार में नहीं समझ आती तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको चीज़ें समझनी है, कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। रीजनिंग की तरह भाई छोटा सा सिलेबस होता है, ठीक है। मैथ्स नहीं है, मैथ्स बहुत बड़ा है भाई, मैथ्स का दायरा बहुत बड़ा है। चलो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं लेके चलता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, बहुत आराम से लिखते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ आई नीड टू बाई ए कार, she needs to buy a car, I need not to buy a car, and need I buy a car, how dare you इंसल्ट मी, ठीक है। और चाहे तो एक लिख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि सीता विल नीड टू कॉल मी, ठीक है। अब इस बात को हमें समझना आराम से, ठीक है, मतलब आप सभी बच्चे समझ तो पा रहे हैं, ठीक है तो थोड़ा एडवांस, लेकिन आपको पूरा सीखना, पूरा आना चाहिए। हमने क्या 7-8 की तो वीडियो बनाई है और हर वीडियो क्या एवरेज मतलब 20 या 22 मिनट की, ठीक है। चलो देखो, आपने कहा आई क्या, तो आई अपने आप में सब्जेक्ट है, नीड क्या है, तो आपने कहा नीड कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। टू बाई क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे कहता हूँ नीड का सब्जेक्ट कौन है, आई, टू बाई का सब्जेक्ट कौन है, आई, टू बाई का ऑब्जेक्ट कौन है, कार। अब आपने कहा सी क्या सब्जेक्ट है, नीड्स अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, टू बाई एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एक कार ये ऑब्जेक्ट है किसका, टू बाई का, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट भी ये, ठीक है। अब बहुत आराम से समझो,
आपने कहा अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब के बाद क्या आती? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बाद क्या आती? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो आपने कहा यहाँ पे चेंज भी हो रही है, यहाँ पे नीड है, यहाँ पे नीड्स है। अब मुझे एक बात आराम से बताइए, आई तो हो गया सब्जेक्ट, नीड के साथ अगर नोट है तो यकीनन ये हेल्पिंग वर्ब है। आपने कहा अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अब चलो मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो तुमको ये बताना चाहिए था ये सेंटेंस। चलो ठीक है, आप नीचे वाला बता देना, मैं ही बता देता हूँ। आई नीड नॉट टू बाई ए कार, तो क्या सेंटेंस है ये? तो आप मुझे एक बात बताओ आराम से, सबसे पहले आप क्या लिखते हो? सब्जेक्ट, के बाद आप क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब, के बाद आप क्या लिखते हो? मेन वर्ब। क्या हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद आपने कहीं पे टू देखा है? तो आपने कहा नहीं देखा। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो के बाद मेन वर्ब चाहिए, तो टू की कोई ज़रूरत है नहीं है। और जिसके साथ नोट आता है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो आपने देखा ये यकीनन ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। नीड अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये आगे आई है तो हेल्पिंग वर्ब है। आई अपने आप में सब्जेक्ट है, बाई अपने आप में मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड फैमिली है, डेयर एक हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया। सो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये आपको खुद बताना है कि सीता विल नीड टू कॉल मी, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इसमें ये टू आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्यों, और नहीं आएगा तो क्यों, ये आपको बताना है। क्यों नहीं बता पाओ तो ये ज़रूर बताना है कि ये सेंटेंस सही है गलत है, और गलत है तो क्यों है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आराम से, आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नीड एज ए मेन वर्ब कैसे नजर आती है? एज ए मेन वर्ब। अगर नीड एज ए मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब के बाद अगर आपको कोई भी वर्ब लिखनी है तो यकीनन वो कैसी होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो 2 + V1 यानी कि 2 आएगा ही आएगा। अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब चाहिए तो वो कौन सी कैटेगरी की? नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसका मतलब 2 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको केवल चाहिए मेन वर्ब, और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में किसी 2 की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपको ये समझना है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आप टू नहीं लगाएंगे। अगर ये एज ए, कौन कौन सी भाई लिख तो देता हूं ना एक बार। अगर आपको डेयर और नीड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब ही नजर आ जाए, ठीक है, तो आपको यूज नहीं करना है टू, ठीक है। सिंपल V1 आप यूज कर सकते हैं, या मेन वर्ब आप यूज कर सकते हैं। अगर ये नीड और डेयर मेन वर्ब आ जाए कि भाई मैंने कहा डेयर है या ये नीड है, अगर ये मान लीजिए आ जाए भाई ये मेन वर्ब की तरह यूज करती है, तो ये मेन वर्ब है तो अपने आप में क्या? फाइनाइट वर्ब। अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इनके बाद हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी आएगी? 2 + V1, और इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए बहुत आराम से, अगर नीड और डेयर एज ए मेन वर्ब है, मेन वर्ब का दूसरा नाम फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब के बाद तो नॉन फाइनाइट आनी ही आनी है, तो 2 तो आएगा भाई, 2 तो आएगा, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएं, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएं, तो आपने एक बात समझी कि भाई अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपसे कहा ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद तो 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मेन वर्ब ही, उसके बाद तो मेन वर्ब भी आनी है। मुझे लगता है ये चीज़ बहुत आसान है, आपने मतलब याद भी नहीं करनी है, ठीक है, आप वैसे समझ जाओगे। तो ये आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। ये सही है गलत है, आप क्यों बताना चाहे तो क्यों भी है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ठीक है। तो उम्मीद है आज हम ये वर्ब एडवांस टॉपिक का हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एक जो इंग्लिश का टॉपिक था, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत कम ही पढ़ाया सीखा जाता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश का जिसमें पूछी जाती है, तो उसमें जितना भी लेवल होता है आप इसे कवर अप कर देंगे। इसको आप सीख के समझ के बार बार देख के आप समझ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ होती है ना वो होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। किसी भी टॉपिक के प्रति अगर आपके प्रति मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आराम से आप उसको उड़ा सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।